Hello, how are you all of you? I, Arun, sir, welcomes you in the chemistry class of class 11th. You may be from any school, maybe from St. Anthony's, maybe from St. George's, from St. Patrick's, whichever school you belong to. But now the study of class 11th chemistry is totally different from the study which you have done chemistry in class 10th. Few tips, few things which has to be kept in the mind. I'll tell you, and you have to follow religiously, properly, in order to get good marks in chemistry. Not only good marks in the chemistry, but you should have a strong confidence in the subject chemistry. Now, first and foremost thing is that in class 11th and 12th, how to study chemistry. This is the main thing which generally students don't understand, and finally they mash up with the study of chemistry and it becomes a havoc to the student. So what I will suggest you have to follow the guidelines which are being provided by me regularly, and you have to follow it properly. Like the study of chemistry in 11th and 12th consists of three components, and the three components are, one part is learning, यानी कि आपको लर्न करना है बहुत कुछ इसके अंदर. लर्न करने को आप कैसे भी समझ सकते हो, आपको याद होना चाहिए. जैसे डेफिनेशंस हैं, लॉज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर वो लर्न नहीं होंगे तो आप आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सीधे इसी पर बेस्ड है कि डिफाइन सो एंड सो, व्हाट इज सो एंड सो लॉ. So if you have learned it properly, you will immediately reproduce there and you will get full marks. The first component is learning. Second component is reasoning. अब केमिस्ट्री में 11th-12th में रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. रीजनिंग मतलब ये कोई चीज़ है तो ये क्यों है, तो आपको उसका रीज़न देना है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. वो रीज़न आपको आना चाहिए. रीज़न तब आएगा जब आप उसको सही से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे. जब तक समझेंगे नहीं तब तक रीज़न अच्छे से नहीं आएगा. दूसरा कंपोनेंट. तीसरा कंपोनेंट है न्यूमेरिकल्स. अब क्लास 10th में आपने मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल करे होंगे, वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट था. यहाँ पर स्टार्टिंग के और बाद के कई चैप्टर्स के अंदर फुल न्यूमेरिकल्स हैं. तो न्यूमेरिकल्स आने के लिए आपको वे तीन चीज़ें बहुत अच्छी आनी चाहिए. एक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, मीन्स आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए. दूसरी बात कि वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा उस न्यूमेरिकल के अंदर, वो आपको आना चाहिए. और तीसरी बात, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. आईसीएसई और आईएससी के अंदर चलो ये प्रिविलेज है कि यू विल बी प्रोवाइडेड अ कैलकुलेटर, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. सो यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स. You can do it without the help of calculator also. That is also very important point. तीसरी बात, आगे हम लोग चढ़ते हैं कि बुक कौन सी हम रेफर करेंगे ड्यूरिंग स्टडी. अब लॉकडाउन के टाइम में आपके पास बुक हो भी सकती है 11th की, नहीं भी हो सकती है, तो ऐसी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वर्कशीट्स एंड दोज वर्कशीट्स कैन बी डन बाय यू बाय द हेल्प ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड. रेगुलर स्टडी इज मस्ट. Once you are not regular in the studies, then it will create a hindrance in teaching and learning process. भाई मैंने तो पढ़ा दिया, आपने वीडियो देखी नहीं, आपने याद नहीं किया, तो उसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है. तो आपको रेगुलर स्टडी करनी है. रेगुलर स्टडी में दोनों बातें हैं. पॉइंट 1 मेरा पढ़ाना, नंबर 2 तुम्हारा पढ़ना. मेरा पढ़ाना एक पार्ट है, तुम्हारा पढ़ना दूसरा पार्ट है. अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें आपको फिर वो पाइलअप होती जाएंगी. जब पाइलअप हो जाएंगे तो आपको परेशानी होगी. फिर एक साथ अगर आपको लगे कि मैं पूरी केमिस्ट्री या पूरा चैप्टर एक बार में पूरा याद कर लूँ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. मैं ये नहीं कह रहा कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फिर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. जो वर्कशीट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उन वर्कशीट्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने होंगे. ये लॉकडाउन पीरियड में भी वर्कशीट दूंगा और उसके बाद भी दूंगा. हर चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट्स होंगी, प्लस आपके बुक के क्वेश्चंस भी होंगे. जब इतना मैटर आप कर लोगे तो कोई ताकत नहीं दुनिया की कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी ना हो और आपके अच्छे नंबर नहीं आए. तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो पहला चैप्टर है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर हम बेसिकली दो वजह से शुरू कर रहे हैं. एक,
आपका बैकग्राउंड सही है। बैकग्राउंड मीन्स क्लास 10th में भी इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने किए हुए हैं, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है नंबर 1, नंबर 2 जैसे कि एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मोल कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें कुछ आपने पहले से पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा आपको फेमिलियर सा लगेगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वो आगे आने वाले चैप्टर्स में रेगुलरली यूज होते जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन चैप्टर्स को हम जिस सीक्वेंस में पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर का यहाँ पर 11th और 12th दोनों में एक दूसरे से लिंकअप है। अगर आपने ये सोचा कि भाई 11th क्लास के अंदर चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हम 12th में बहुत ज़्यादा करेंगे अच्छे से, तो ये थोड़ा आपके लिए धोखा होगा, भ्रम होगा। क्योंकि 11th में जो हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे टोटल जितने भी हैं 12, 13, 15, 16 जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब चैप्टर्स का लिंक जो है 12th के चैप्टर्स में भी होगा। तो ये 11th एक बहुत ही बेसिक है। 11th को हमें बहुत सीरियसली कंसिडर करना है। इसलिए नहीं कंसिडर करना है कि मतलब हमें 11th पास करना है, 2 वजह से करना है। एक कि हमारी 12th अच्छी हो, दूसरा आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें 11th क्लास का पोर्शन पूरा का पूरा ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th का ही पूछा जाता है। तो इन दोनों वजहों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कमर कस लीजिए और केमिस्ट्री को सीरियसली और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यूनिट 1 ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पहली यूनिट है, पहले चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सिर्फ, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हर चैप्टर में यूज़ होंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है वो मुझे इंडिविजुअली फ़ोन करके पूछ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप पे प्रॉब्लम पूछ सकता है वो, तो मैं उसके क्वेरी का आंसर दे दूंगा तुरंत के तुरंत। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनीथिंग, नथिंग is very silly and nothing is very difficult. Everything is equivalent. First of all, the thing comes out, what is the definition of chemistry? Chemistry is defined as the branch of science which deals with the study of matter, its composition, भाई वो किससे बना है मैटर, उसके अंदर केमिकल्स क्या क्या चीज़ें हैं, its properties यानी मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मास, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें, एंड द चेंजेस विच इट अंडरगोज इन कॉम्पोजिशन, भाई जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस का, एज वेल एज इन एनर्जी, भाई एनर्जी चेंज तब होती है हर केमिकल रिएक्शन में, या तो एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस। I repeat once again, chemistry is a branch of science which deals with the study of matter, its composition, its properties, and the changes which it undergoes in composition as well as in energy during various processes. The different branches of chemistry are, मैं कुछ branches को यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे दे रहा हूँ। वैसे तो आज के ज़माने में बहुत सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जो मेन ब्रांचेस हैं मैं उनको यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा है, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सब इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने आईसीसी में लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, अदर हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, इन सब की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, किन कंडीशन में वो फास्ट हो सकती है, किन में हम उसको स्लो कर सकते हैं, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है क्या क्या चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन में, पीएच चेंज होना है, एंड सो ऑन, ये सब कुछ आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को भी हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, जहाँ पे पॉलीमर्स बनते हैं इस तरीके से, प्लास्टिक इंडस्ट्री, जहाँ पे प्लास्टिक्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स
टू आइडेंटिफाई द अननोन सब्सटेंस इनटू इट्स कॉम्पोजिशन, यानी कि कोई भी अननोन सब्सटेंस है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, जो केमिस्ट्री लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, दैट कम्स अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। कोई सॉल्ट है, उसमें कैटायन कौन सा है, उसमें एनायन कैसा है, केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन पता करना किसी सॉल्यूशन की, वगैरह वगैरह। बायोकेमिस्ट्री, लिविंग बीइंग की बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में क्या काम है, विटामिन्स का हमारी बॉडी में किस तरीके से बॉडी पर वो असर करता है, डीएनए आरएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, वो सब आता है बायोकेमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आपने 10th फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, इन सब से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें कि मेडिसिन बनती हैं उनके बारे में होता है। नाउ वी स्टार्ट विद द एक्चुअल मटेरियल विद विच द केमिस्ट्री इज एसोसिएटेड एंड दैट इज मैटर। सब कुछ मैटर से रिलेटेड है। व्हाट इज मैटर, ये छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आते हो, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th अप टू 10th। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि क्लास 11th में हम लोग एक बार फिर से नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। अब हाउ कैन वी क्लासीफाई मैटर? वी कैन क्लासीफाई मैटर इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। वन इज फिजिकल, अनदर इज केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मेन है। इसके अलावा 2 नई और हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट हम क्लास 11th और 12th में मिल करके सॉलिड के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, लिक्विड के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, गैस के बारे में पढ़ लेंगे। 11th के सिलेबस में लिक्विड और गैसेस हैं और 12th के सिलेबस में सॉलिड्स हैं। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देन एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल के एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टिन एंड सो ऑन। नॉन मेटल्स में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड सो ऑन। मेटलॉइड्स के फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एंड आर्सेनिक। देन इम्प्योर सब्सटेंस जिनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स, ये फिर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस के एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, we'll discuss it later on. Heterogeneous mixture, sand and water, we'll explain later on. Similarly, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट के अलावा आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं जनरली ब्रॉड कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जानते हैं क्लास 10th में आपने पढ़ा है, मीथेन, ईथेन, ईथीन, प्रोपाइन, बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, क्रीसॉल, all those are organic carbohydrates and so on. So that we'll study separately. तो हम 11th और 12th में मिल करके इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ एक आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है। एक्चुअल चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, मैटर के बारे में डिटेल में, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं और भी जो भी बेसिक चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में 1-2 वीडियोस तक कुछ बेसिक्स चलेंगे, आपको लगेगा कि अभी हमने पहले से पढ़ा है, चलो अच्छी बात है, अगर पढ़ा है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछने में कभी कोई बच्चा हिचके नहीं। अगर आप मन में छुपा के रखोगे कि ये पूछूंगा तो ये होगा, इफ़ एंड बट बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो 2 बातें ज़रूरी हैं। पहला, आपको मुझ पर विश्वास होना चाहिए। पहला,
आपको मुझ पे विश्वास होना चाहिए और दूसरा अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर इन दो लोगों के बीच में विश्वास रहेगा, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, केमिकल बॉन्ड भी वैसे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, आएगा। तो अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो ही केमिस्ट्री अच्छी चलेगी। तीसरी बात, किसी दूसरे की बात में नहीं आना है। जो भी कन्फ्यूजन है हमसे क्लियर करें। दुनिया में, शहर में बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत कुछ ज्ञान बांटेंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, लेकिन सच्चाई वही होगी जो मैं आपको बताऊंगा आपके बेनिफिट में। थैंक यू बेटा।